Good morning, friends. Welcome back to our channel, Ashish Namdev, Pharmaceutical Learning Easy. डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो असेप्टिक प्रोसेस एरिया में कंटामिनेशन कंट्रोल एंड स्ट्रेटजी के बारे में है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, सो गाइस डू नॉट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें कंटामिनेशन को कंट्रोल करना ही क्यों है। अगर हमारा प्रोडक्ट कंटामिनेट हो जाता है तो वो अपनी सेफ्टी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी एंड क्वालिटी को खो सकता है, जिसे हम SIS-PQ कहते हैं। और हमारे प्रोडक्ट को बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड और वायरस जैसे कई सूक्ष्म जीवों से बचाना भी तो होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कंटामिनेशन को कंट्रोल करना ये एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है। इसका जो सीधा असर होता है वो कंपनी की ग्रोथ एंड रिवेन्यू पर पड़ता है, और सबसे बड़ा होता है कस्टमर का ट्रस्ट। अगर हम कस्टमर ट्रस्ट को डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं बाय प्रोड्यूसिंग अ गुड क्वालिटी, एफिकेशियस एंड सेफ ड्रग, then customer trust will automatically developed and company growth and revenue will be increased directly. So it is very important that our product will be of high purity, safe, efficacious and of good quality. So it is very important to know how to strategize to control contamination. दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो CCS यानी कि कंटामिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी के बारे में क्या कहते हैं। UGMP एनेक्सर 1 के अनुसार प्रोसेस को समझने और रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए एक साइंटिफिक असेसमेंट के आधार पर एक इफ़ेक्टिव कंटामिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करने की आवश्यकता है, जिसमें हमें उस प्रोसेस से कंटामिनेशन होने का रिस्क, उसके जस्टिफिकेशन और रिस्क को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी को समझना पड़ता है। EUGMP के एनेक्सर 1 के पॉइंट 9.24 के अनुसार जहाँ पर असेप्टिक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है वहाँ पर माइक्रोबियल मॉनिटरिंग को लगातार यूज़ करना चाहिए। माइक्रोबियल मॉनिटरिंग में जैसे कि सेटल प्लेट, वॉल्यूमेट्रिक एयर सैम्पलिंग, ग्लव्स, गाउन्स की कॉन्टैक्ट प्लेट सैम्पलिंग, सरफेस सैम्पलिंग जैसे कि स्वैप्स हो गया और कॉन्टैक्ट प्लेट्स हो गई, जैसे तरीकों का यूज़ करके ही की जानी चाहिए। EUGMP का एनेक्सर 1 का पॉइंट 933 कहता है कि ग्रेड A जोन और ग्रेड B जोन में काम करने वाले लोगों की माइक्रोबियल मॉनिटरिंग उनके असेप्टिक बिहेवियर का आकलन करने के लिए की जानी चाहिए, और जहाँ पर फिलिंग ऑपरेशंस मैनुअल हैं या हैंड फिलिंग का यूज़ किया जाता है वहाँ उस सारी प्रोसेस को एक इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इंटरवेंशन के रूप में माना जा सकता है। उस केस में गाउनिंग की माइक्रोबियल मॉनिटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पर की जानी चाहिए और कंटामिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी के हिस्से के रूप में जस्टिफाइड भी होना चाहिए। दोस्तों, एनेक्सर 1 का पॉइंट 9.29 कहता है कि
माइक्रोबियल मॉनिटरिंग करने में जो भी सैम्पलिंग मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं उसकी रिकवरी एफिशिएंसी भी क्वालिफाइड होनी चाहिए। और 9.38 के अनुसार माइक्रोबियल कंटामिनेशन का पता लगाने के लिए जिस मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं वो भी वैज्ञानिक रूप से जस्टिफाइड होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम जो मेथड का यूज़ कर रहे हैं या हम जो भी मेथड का यूज़ कर रहे हैं उससे किसी भी कंटामिनेशन का या किसी भी तरह के कंटामिनेशन का पता आसानी से लगाया जा सकता है। दोस्तों, EU GMP के एनेक्सर 1 के पॉइंट 9.45 के अनुसार असेप्टिक प्रोसेस सिमुलेशन की फील्ड यूनिट में माइक्रोबियल ग्रोथ को विजुअली डिटेक्ट करने के लिए उनको क्लियर यानी कि ट्रांसपेरेंट कंटेनर में इनक्यूबेट किया जाना चाहिए। और इंक्यूबेशन करने की जो कंडीशंस और ड्यूरेशन है उसका जो सिलेक्शन है वो भी साइंटिफिकली जस्टिफाइड और वैलिडेटेड होना चाहिए, ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन का पता आसानी से लगाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि कंटामिनेशन क्या होता है, हमें इसे क्यों रोकना चाहिए, कंटामिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या है और कंटामिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी से जुड़े हुए कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बारे में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कंटामिनेशन के असेप्टिक प्रोसेस एरिया में क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। अब बात आती है कि हम असेप्टिक प्रोसेस एरिया में हम कौन कौन से मटेरियल को भेज रहे हैं या असेप्टिक प्रोसेसिंग एरिया में क्या क्या उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मटेरियल या आइटम्स की जो कि हम भेजते हैं या पहले से उपलब्ध रहते हैं असेप्टिक प्रोसेसिंग एरिया में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ जैसे कि मशीन पार्ट्स, वाइल्स, रबर स्टॉपर्स, सील्स, टूल बॉक्सेस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशंस करने के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी वस्तु, डिसइंफेक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन के सामान, पेपर्स, पेन्स, गारमेंट्स, हॉस पाइप्स, फिल्टर्स, ट्यूबिंग्स, HEPA फिल्टर्स एंड ग्रिल्स एटसेट्रा। और सबसे इम्पोर्टेंट है असेप्टिक प्रोसेसिंग एरिया में काम करने वाले लोग, बिकॉज ह्यूमन इज ओनली वन एंड इम्पोर्टेंट कॉज टू स्प्रेड द कंटामिनेशन। हमारा नेक्स्ट कंटामिनेशन का सोर्स है फैसिलिटी। फैसिलिटी की खराब डिजाइन, फैसिलिटी के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और फैसिलिटी की आयु को बढ़ाने के लिए इसका उचित तरीके से किया गया रखरखाव और यूटिलिटीज़ जैसे कि नाइट्रोजन, कंप्रेस्ड एयर, WFI और स्टीम भी कंटामिनेशन के सोर्स हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंटामिनेशन के कई दूसरे सोर्सेस भी हो सकते हैं, जैसे इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कैलिब्रेशंस और परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन भी कंटामिनेशन के सोर्सेस हो सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर सारे कंटामिनेशन के सोर्सेस को एक साइकिल के रूप में दिखाने का प्रयास किया है, जैसे कि फैसिलिटी, यूटिलिटीज़, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, पर्सनल, प्रोसेस, प्रोसीजर एंड पीएम। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कंटामिनेशंस के सोर्सेस की और उस पे हमारा क्या कंट्रोल है और हमें उनको या उनकी कैसे मॉनिटरिंग करना है टू मेक द इफ़ेक्टिव कंटामिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी। सबसे पहले मैं बात करूँगा पुअर फैसिलिटी की, क्लीन रूम डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें हमें कैसे कंट्रोल करना है? सबसे पहले तो हमें एरिया एंड इक्विपमेंट का क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन एज पर आवर डिफाइंड फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा। HEPA फिल्टर्स, रिटर्न डक्ट, सप्लाई डक्ट की क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन, हमारे फैसिलिटी और इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन भी समय समय पर जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसके आधार पर, और सप्लाई ऑफ फिल्टर्ड एयर, मेंटेनिंग पॉजिटिव प्रेशर एंड एयर फ्लो विजुअलाइजेशन, मतलब कि जो हमारा स्मोक स्टडी है वो। तो ये सारे हमारे कंट्रोल्स हैं। कैसे मॉनिटरिंग करना है इनकी? फैसिलिटी की सबसे पहले जो हम मॉनिटरिंग करेंगे वो करेंगे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत में, वायबल एंड नॉन वायबल मॉनिटरिंग और उसकी ट्रेंड एनालिसिस करके, असेप्टिक प्रोसेस सिमुलेशंस को परफॉर्म करके, सैम्पलिंग लोकेशंस, वायबल और नॉन वायबल पार्टिकल काउंट्स के लिए और एयर सैम्पलिंग के लिए डिसाइड करके, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पर्सनल मॉनिटरिंग करके असेप्टिक, क्लीन रूम और अपने फैसिलिटी की मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकती है। अब मैं बात करता हूँ मटेरियल जो कि हमारे एसेप्टिक प्रोसेसिंग एरिया में पहले से उपलब्ध है या वो मटेरियल जिसे हम भेज रहे हैं। तो जो भी मटेरियल एसेप्टिक प्रोसेसिंग एरिया में जाने वाला है वो केवल सिर्फ स्टीम स्टेरिलाइजर के थ्रू या डिपायरोजनेशन टनल के थ्रू या डायनेमिक पास बॉक्स के थ्रू ही अंदर जाना चाहिए, और जो मटेरियल हमारा पहले से उपलब्ध है उसका क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन एज़ पर आवर डिफाइंड फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग हम माइक्रोबियल कंटामिनेशन, केमिकल कंटामिनेशन और परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन, जैसे कि स्टीम स्टेरिलाइजर का परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन, पास बॉक्स का परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन और डिपायरोजनेशन टनल का परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन करके हम इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। माइक्रोबियल कंटामिनेशन में और केमिकल कंटामिनेशन में हम जैसे कि स्वैब सैम्पलिंग और रिंस सैम्पलिंग आदि एनालिसिस का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ यूटिलिटीज़ की, जो कि हमारे एसेप्टिक प्रोसेसिंग एरिया में प्रोडक्ट के निर्माण में यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फार्मास्यूटिकल ग्रेड वाटर यानी कि WFI, वाटर फॉर इंजेक्शन की। उसमें हम अपने पार्टिकुलेट्स को, माइक्रोबियल कंटामिनेशन को, बायोफिल्म फॉर्मेशन को और पायरोजेंस पे कंट्रोल करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब की मॉनिटरिंग के लिए जो हमारा वाटर फ्लो है वो टर्बुलेंट होना चाहिए, और WFI को एज पर USP, IP या BP के स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करना चाहिए। और WFI स्टोरेज टैंक है वो हाइड्रोफोबिक बैक्टीरिया रिटेंटिव फिल्टर से इक्विप्ड होना चाहिए, उसका स्टेरिलाइजेशन भी होना चाहिए और इंटीग्रिटी टेस्टिंग भी होना चाहिए। ये सब करके हम इस पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ स्टीम की और कंप्रेस्ड गैस की या एयर। इस पे जो कंट्रोल है वो है पार्टिकुलेट्स पे कंट्रोल करना है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन पर कंट्रोल करना है, और कंप्रेस्ड एयर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका हमें क्वालिफिकेशन करना है। स्टीम क्वालिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं,
मॉनिटरिंग के लिए स्टीम क्वालिफिकेशन टेस्ट में टेस्ट इज फॉर नॉन कंडेंसेबल गैसेस, ड्राइनेस फ्रैक्शन टेस्ट, सुपरहीट टेस्ट और एंडोटॉक्सिन टेस्ट हम करते हैं। कंप्रेस्ड एयर के लिए हम वायबल एंड नॉन वायबल पार्टिकुलेट काउंट्स की स्टडी, स्टेरिलिटी टेस्टिंग और ड्यू पॉइंट टेस्ट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन गैस की। तो पार्टिकुलेट्स, माइक्रोबियल कंटामिनेशन और नाइट्रोजन गैस क्वालिफिकेशन का प्रयोग करके हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमें नाइट्रोजन गैस क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। नाइट्रोजन गैस क्वालिफिकेशन में टेस्ट इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑयल मिस्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड टेस्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड टेस्ट और ड्यू पॉइंट टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट और ऑर्डर टेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ पर्सनल की। तो इनको सबसे पहले क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए और एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। ट्रेनिंग में हमें इनको बेसिक माइक्रोबायोलॉजी, हाइजीन, क्लीन रूम प्रैक्टिसेस, प्रोटेक्शन ऑफ स्टाइल प्रोडक्ट्स, कंटामिनेशन कंट्रोल टेक्निक्स एंड गाउनिंग प्रोसीजर की ट्रेनिंग समय समय पर दी जानी चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू कर सकते हैं। पर्सनल्स की रीट्रेनिंग को भी हम रिव्यू कर सकते हैं। ट्रेनिंग असेसमेंट एंड इफ़ेक्टिवनेस को भी हम रिव्यू कर सकते हैं। हाइजीन प्रैक्टिसेस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और जो विजिटर्स हैं वो एक ट्रेंड पर्सनल के साथ में ही अकम्पेंड होने चाहिए जब कभी वो सेप्टिक प्रोसेसिंग एरिया में जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एज पर डिफाइंड फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही होना चाहिए, पीएम प्लानर के आधार पर होना चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद में क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन को करना चाहिए। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की फ्रीक्वेंसी है वो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन और इक्विपमेंट के यूज़ के आधार पर ही डिसाइड की जानी चाहिए। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गिव दिस वीडियो अ बिग thumbs up, share the video. If you have any doubts, please let me know below in the comment section. I'll be much pleased to answer it. So do not forget to subscribe my channel Ashish Namdev Pharmaceutical Learning Easy। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।